हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी प्रभावशाली अनुदेशन के तत्व या घटक की। चर्चा आरंभ करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रभावशाली अनुदेशन के तत्व या घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो अनुदेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समस्या से संबंधित उचित तकनीकों को बताते हैं, जिससे छात्र अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। अनुदेशन स्वयं किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता है, बल्कि वह ऐसी प्रक्रिया बताता है जिनका प्रयोग करके छात्र अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो उस विषय को, जो भी विषय वस्तु टीचर पढ़ा रहे हैं, उसे समझाने के लिए शिक्षक विभिन्न तकनीकों को अपनाता है जिससे छात्र उसे अच्छे से समझ सके, सीख सके। क्योंकि हर एक छात्र के सीखने और समझने का जो स्तर होता है, तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। तो शिक्षक उन सबको ध्यान में रखते हुए उचित तकनीकों को अपनाकर उस विषय को, उस पाठ को सिखाने का प्रयास करते हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में हम सभी जानते हैं कि अनेक तरह के जो छात्र होते हैं वो एक ही विद्यालय में, एक ही क्लास में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे कि एक ही क्लास में सामान्य बालक, प्रतिभाशाली, दिव्यांग, मंदबुद्धि, अधिगम असमर्थ बालक, अवधान बाधित बालक, ये सभी एक साथ ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये सभी बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अधिक से अधिक लाभ उठा सके, इसके लिए शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि एक कक्ष में सामान्य बालकों के साथ अक्षम एवं वंचित बालक भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसीलिए शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को अपनी इच्छा अनुकूल बनाने और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों की अक्षमता एवं शैक्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात समावेशी शिक्षा में जो विभिन्न प्रकार के बालक एक ही क्लासरूम में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षक उन सभी छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन सभी छात्रों की जो अक्षमताएं हैं, जो कमियां हैं, जो रुचियां हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए वो अनुदेशन तैयार करता है। जो भी पाठ पढ़ाता है उससे संबंधी इंस्ट्रक्शन वो तैयार करता है, जिससे कि सभी छात्र उसके शिक्षण से फायदा उठा सके, उसका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी बन सके। अब हम बात करते हैं प्रभावशाली अनुदेशन के तत्व या घटक की। तो प्रभावशाली अनुदेशन के 4 घटक हैं। नंबर 1 है अनुदेशन की योजना बनाना, 2 है अनुदेशन का प्रबंध करना, 3 है अनुदेशन देना और 4 है अनुदेशन का मूल्यांकन। तो वे सभी शिक्षक जो कि प्रतिभाशाली, अधिगम असमर्थ और विशेष आवश्यकता वाले बालकों के शिक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें छात्रों को अनुदेशन देने से पूर्व उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे भी जो सामान्य तौर पर शिक्षण कार्य होता है तो उसमें टीचर पहले क्या करता है, लेसन प्लान बनाता है। फिर लेसन प्लान बनाने जिस प्रकार से तैयार करता है उसके अनुसार वो प्रबंध करता है। अर्थात पुस्तक चाहिए, जो भी टीचिंग मटेरियल्स उसे चाहिए, श्रव्य दृश्य सामग्री चाहिए, उसका प्रबंध करता है और उससे संबंधित सारे मटेरियल इकट्ठा करके वो अपने पाठ की तैयारी करता है। उसके बाद वो क्लास में जाता है और छात्रों को पढ़ाता है और तब अंत में वो जो भी पाठ पढ़ाता है उसका मूल्यांकन भी करता है। तो वही प्रोसेस जो है इसमें भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम अनुदेशन के पहले घटक को समझेंगे, अर्थात अनुदेशन की योजना बनाना। अनुदेशन की प्रक्रिया में अक्षम एवं अपवंचित छात्रों की रुचि, योग्यता एवं स्तर का ध्यान रखकर ही अनुदेशन की योजना तैयार करनी चाहिए। अनुदेशन की योजना बनाते समय मुख्यतः 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए,
जैसे सबसे पहले क्या पढ़ाना है यह निर्णय करना, दूसरा कैसे पढ़ाना है यह निर्णय लेना, और तीसरा है यथार्थवादी अपेक्षा का संचार या यथार्थवादी उपयोगी एवं सही संप्रेषण या यथार्थवादी संवाद स्थापित करना। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या पढ़ाना है या निर्णय लेना। कोई भी टीचर सबसे पहले जब उसे बच्चों को पढ़ाना होता है तो वो यही डिसाइड करता है कि वो क्या पढ़ाएगा, कौन से पाठ को पढ़ाएगा। कक्षा में छात्रों को क्या पढ़ाना है यह निर्णय लेने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक को कक्षा कक्ष के सभी अपवंचित, अक्षम एवं पिछड़े हुए छात्रों की स्थिति के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके यह निश्चित करना चाहिए कि कक्षा में अनुदेशन की भिन्नता की आवश्यकता है या नहीं। मतलब क्लास में यदि छात्रों में विविधता है, भिन्नता है, तो हर एक छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार के अनुदेशन देने की आवश्यकता है या नहीं, या एक ही प्रकार के अनुदेशन सभी छात्रों को देना है, ये पहले टीचर को निश्चित कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले नंबर 1 छात्रों के कौशलों की पहचान करना। क्या पढ़ाना है यह निर्णय करने से पहले निर्धारण प्रक्रिया अर्थात परीक्षा, अवलोकन या साक्षात्कार इत्यादि के द्वारा छात्रों के कौशल, योग्यता एवं क्षमता के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कौशलों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्रों को पढ़ने के लिए देना, गणित संबंधी प्रश्न पूछना, कविता बोलने के लिए देना, लिखने के लिए देना इत्यादि प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। इसके अतिरिक्त छात्रों की योग्यता निर्धारण के लिए उनके उपलब्धि स्तर का भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिससे उनकी बुद्धि के स्तर का पता चल सके। इस प्रकार से विभिन्न प्रक्रियाओं से छात्रों का आकलन किया जाता है। ऐसे तो जैसे आप देखेंगे एडमिशन के समय में छात्रों के विभिन्न तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, जिससे टीचर को यह पता चल जाता है कि उसके क्लास में किस तरह के बालक हैं, उनकी योग्यताएं क्या है, उनके क्या कौशल हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 अनुदेशनात्मक कार्य का विश्लेषण। तो यद्यपि कक्षा में विभिन्न प्रकार के अपवंचित या अक्षम बालक रहते हैं, तो उन सभी छात्रों को दिए जाने वाले अनुदेशन में भी भिन्नता होगी ही। इसलिए शिक्षक को पहले यह निर्धारित कर लेना है कि इन बच्चों को कौन कौन से अनुदेशन कैसे देना है। शिक्षक अपने अनुदेशन कार्य की रूपरेखा तैयार कर लेता है, जैसे कि वो पिछड़े बालक को क्या इंस्ट्रक्शन देगा, प्रतिभाशाली बालक को क्या इंस्ट्रक्शन देगा, यदि कोई दृष्टि बाधित बालक है तो उसे क्या इंस्ट्रक्शन देगा, श्रवण बाधित बालक है तो उसे क्या इंस्ट्रक्शन देगा। तो इस तरह से हर एक तरह के बालक के लिए अनुदेशन की रूपरेखा वो तैयार कर लेता है। उसके बाद है नंबर 3 अनुदेशन का तार्किक क्रम निर्धारित करना। अनुदेशन की योजना बनाने एवं अनुदेशन कार्य का विश्लेषण करने के बाद एक शिक्षक विभिन्न प्रकार के छात्रों को अनुदेशन देने के लिए जो योजना तैयार करता है, उसका एक तार्किक क्रम तैयार कर लेता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कब किसे और क्या अनुदेशन देना है। इससे छात्र भी सीखने में और भी अधिक रुचि लेते हैं, क्योंकि शिक्षक जो भी शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करता है वो स्पष्ट होता है और तार्किक क्रम में होता है। नेक्स्ट है नंबर 4 प्रासंगिक चर पर विचार करना। कक्षा के दौरान शिक्षक अनुदेशन देते समय और भी कई वस्तुओं का सहारा लेता है, तो उस समय कमरे में कौन कौन होगा और किन किन वस्तुओं का उपयोग वह अनुदेशन के लिए करेगा, इन सब का प्रभाव भी उसके अनुदेशन पर पड़ता है। जैसे कि क्लास में विशिष्ट शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर का भी कभी कभी उपयोग किया जाता है, पुस्तकालय के कुछ संसाधन हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। तो ये सब जो चर होते हैं इनका भी प्रभाव अनुदेशन पर पड़ता है। तो इसलिए शिक्षक इन सभी चरों पर भी विचार करता है कि वो कौन कौन से चर उपस्थित होंगे क्लास में जब वो अनुदेशन दे रहा होगा, और वो किस प्रकार से उसके अनुदेशन को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 5 अनुदेशनात्मक समूहों का विश्लेषण। अपनी सिखाने की योजना को प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक को कक्षा की आवश्यकता के अनुरूप कक्षा के छात्रों को 2 या 2 से अधिक समूहों में विभाजित कर लेना चाहिए और प्रत्येक समूह की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार उसे अनुदेशन प्रदान करना चाहिए। जैसे कि एक कंप्यूटर पर 1 या 2 छात्रों को एक साथ बैठाकर सिखाना, शिक्षक के का जो है समूह में विभाजित करके तकनीकी का कुशल उपयोग होगा।
फिर कुछ छात्र जो हैं वे बड़े समूह में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कुछ छात्र छोटे समूह में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से शिक्षक को आवश्यकता अनुसार छात्रों को समूहों में बांटकर किस प्रकार से अनुदेशन देना है ये भी निश्चित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 6, वास्तविक और अपेक्षित प्रदर्शन के बीच अंतर की पहचान। अर्थात अनुदेशन से पहले शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए अपने छात्रों के संबंध में कि छात्रों में किसी विषय को लेकर जिसे वो सिखाना चाहता है उसके संबंध में छात्र कितना जानते हैं, उनका प्रदर्शन कैसा है, और जब वह अनुदेशन प्रदान करेगा उसके पश्चात छात्रों के प्रदर्शन में कितना अंतर आएगा, उनके अधिगम में या प्रदर्शन में कितना सुधार होगा। और शिक्षक को छात्रों से अनुदेशन के पश्चात जो भी सुधार की अपेक्षा वो रखता है वह न तो बहुत अधिक होना चाहिए और न ही बहुत कम होना चाहिए। अगला स्टेप है कैसे पढ़ाना है यह निर्णय लेना। तो यह निर्णय लेने के बाद कि छात्रों को क्या पढ़ाना है, शिक्षक को यह निर्णय लेना होता है कि वह छात्रों को जो भी पढ़ाना या सिखाना चाहता है उसको पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। इसके पश्चात शिक्षक यह निर्धारित करता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह जिन शिक्षण सामग्री एवं विधियों का प्रयोग करना चाहता है उनके बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करेगा। अनुदेशन के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए वह उसे कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है, अनुदेशन कार्य करता है, तो वह विभिन्न शिक्षण सामग्रियों, विधियों, तकनीकों का सहारा लेता है। तो इनमें वो किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करेगा, कब वो लेक्चर मेथड का उपयोग करेगा, कब वो ब्लैक बोर्ड पर वर्क करेगा, कब वो सहायक शिक्षण सामग्री दिखाएगा, कब वो प्रश्न पूछेगा, इन सब के बीच वो कैसे सामंजस्य स्थापित करेगा इसका निर्णय लेना होता है। इसके लिए उसे कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए जो इस प्रकार है, जैसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए आंकड़ों को प्राप्त करने हेतु संबंधित साहित्यों, पुस्तकों में दिए गए दिशा निर्देशों को भी देखना चाहिए। अर्थात शैक्षणिक तकनीकों से संबंधित या प्रभावी अनुदेशन से संबंधित यदि साहित्य और पुस्तकें उपलब्ध है तो उसे भी देखना चाहिए, जिससे उसे शिक्षण कार्य में प्रभावी अनुदेशन देने में सहायता होगी। के बाद अनुदेशन प्रदान करने का स्थान निर्धारित करना चाहिए, अर्थात वो कहाँ अनुदेशन देगा, और उसके साथ साथ अनुदेशन की सूची भी तैयार कर लेनी चाहिए कि उसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देने हैं, और विषय विशेषज्ञों के साथ अनुदेशन एवं अवलोकन कार्य प्रारंभ करना चाहिए। मतलब जो विषय से संबंधित विशेषज्ञ हैं उनके साथ अनुदेशन का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। फिर उसके पश्चात है कि पाठ के बीच में एकल संक्रमण और पाठ प्रक्रिया के रूप में उपभागों की समीक्षा करना चाहिए। एकल संक्रमण का अर्थ होता है शिक्षण अधिगम में स्वतंत्रता और प्रत्येक छात्रों का तथा प्रत्येक समूह को प्रतिनिधित्व। अर्थात अनुदेशन के दौरान प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने की, अपनी बातों को पूछने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और प्रत्येक छात्र और जितने भी छात्रों के समूह हैं उन सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नेक्स्ट है एक प्रस्तुति के दौरान कठिनाई के स्तर को पहचानने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए तथा छात्रों से प्रश्न पूछने एवं उनके उत्तर देने के समय को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की गति एवं निरंतरता को निश्चित एवं नियंत्रित करना चाहिए। जैसे कि क्लास में जब भी आप अभी भी पढ़ाते हैं लेसन प्लान के माध्यम से, तो एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद आप उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं जिससे छात्रों के कठिनाई स्तर की समझ हो सके, और साथ साथ इसके समय का भी ध्यान रखना चाहिए प्रश्न पूछने और उत्तर देने का। ऐसा ना कि एक क्वेश्चन पूछे तो सारे क्लास से उत्तर पूछते पूछते ही क्लास का समय समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब शिक्षक यह तय कर रहा हो कि कैसे पढ़ाना है तब उसे इन 4 बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अनुदेशनात्मक लक्ष्यों का निर्धारण करना, अनुदेशन की विधियों और सामग्री का चुनाव करना, उचित रूप से अनुदेशन देना, छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी एवं अनुदेशन की पुनर्योजना। सबसे पहले हम देखते हैं अनुदेशनात्मक लक्ष्यों का निर्धारण करना। कैसे पढ़ाना है यह निर्णय कर लेने के बाद हर एक छात्र के लिए अनुदेशनात्मक लक्ष्य निर्धारित करके उसका क्रम बना लेना चाहिए। जटिल कौशलों में ही
निचले स्तर के कौशल का संयोजन होता है, इसलिए छात्रों को जटिल कौशल सिखाने के लिए निचले स्तर के कौशल को तार्किक क्रम में पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि सरल से जटिल की ओर। नंबर 2 है अनुदेशन की विधियों एवं सामग्री का चुनाव। अनुदेशन तकनीक में अनुदेशन विधियों एवं सामग्री का चुनाव या निर्माण छात्रों की योग्यता, उनके स्तर एवं बाध्यता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अपेक्षाकृत आसान विधियों से सिखाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि खेल विधि, नाटक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर, वीडियो प्लेयर, सीडी प्लेयर, टेलीविज़न इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि या अन्वेषण विधि का भी सहारा लेना चाहिए। प्रभावशाली अनुदेशन में एक और चीज महत्वपूर्ण है, वो है अनुदेशन की उचित गति या रफ्तार। जैसे कुछ शिक्षक जो होते हैं क्लास में बहुत जल्दी जल्दी बोल के पढ़ाते जाएंगे तो भी छात्र नहीं समझ पाएंगे, और यदि बहुत स्लो पढ़ाएंगे तो भी छात्र ऊब जाते हैं। तो इसलिए उसकी गति जो है उचित होनी चाहिए। अनुदेशन की उचित रफ्तार से कक्षा जल्दी या धीरे सामग्री के माध्यम से अधिगम की ओर बढ़ती है। गति के अलावा शिक्षक को ज्ञात और अज्ञात सामग्री का अनुपात निर्धारित करने और सफलता की मानक दर निर्धारित करने की भी आवश्यकता होती है। प्रभावी अनुदेशन के लिए लगभग 75% ज्ञात और 25% अज्ञात सामग्री शामिल करना चाहिए। इससे छात्रों में 80% निपुणता प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट जो चौथी बात ध्यान रखने की है वो है प्रदर्शन की निगरानी एवं अनुदेशन की पुनर्योजना या पुनः पूर्ति। क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए यह तय करने के बाद छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी करना और बाद में उनकी निपुणता या अनुदेशन की प्रभावशीलता के आधार पर पुनः अनुदेशन के लिए उस जानकारी का उपयोग करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होता है। यह तय करना कि क्या पढ़ाना है निदान से संबंधित होता है और कैसे पढ़ाना है यह एक उपचार है अधिगम अक्षमता को दूर करने का। यदि उपचार अधिगम अक्षम छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों के लिए उपयुक्त नहीं है तो यह शैक्षिक समस्या को जन्म दे सकता है। अर्थात अनुदेशन के दौरान छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी करना भी आवश्यक है, और अगर शिक्षक को ये लगे कि अनुदेशन में सुधार की आवश्यकता है तो फिर से वह अनुदेशन की पुनर्योजना बना सकता है, फिर से अनुदेशन की योजना बनाकर उन्हें छात्रों को अनुदेशन दे सकता है। यदि अनुदेशन छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार ना हो, उनके व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा ना करे तो इससे शैक्षिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अब है नंबर सी, यथार्थवादी अपेक्षाओं का संचार करना। अनुदेशन योजना का तीसरा घटक छात्रों के लिए यथार्थवादी अपेक्षाएं स्थापित करना और उन अपेक्षाओं को संप्रेषित करना है। जब वे अपेक्षाएं वास्तविक रूप से अधिक होती हैं तो छात्र सफल होते हैं, किंतु यदि अपेक्षाएं कम हो तो छात्र असफल होते हैं। जब शिक्षक अपने छात्रों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं तो वे उन्हें कम बदल रहे हैं। यदि उनके पास अपेक्षित कार्य को सीखने या करने का कौशल है तो छात्र समय एवं अभ्यास के साथ शिक्षक के अपेक्षा उम्मीद के स्तर पर प्रदर्शन करना सीख जाएंगे। मतलब जो शिक्षक उनमें वास्तविक जो सुधार उनके प्रदर्शन में, उनके कौशलों में करना चाहता है, देखना चाहता है, उससे संबंधित बातों को ध्यान रखना होता है और उसके अनुसार अपने कार्य करने होते हैं। तो अब अनुदेशन कैसे देना है इसकी योजना बनाने के बाद ये देखना होता है कि अनुदेशन का प्रबंध कैसे किया जाए। दूसरा जो कंपोनेंट्स है वो है अनुदेशन का प्रबंध करना। अनुदेशन प्रक्रिया की योजना बनाने के बाद अनुदेशन का अगला चरण है अनुदेशन का प्रबंध करना, जिसमें कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उसमें सबसे पहले नंबर 1 है कक्षा कक्ष व्यवस्था संबंधी निर्णय। सर्वप्रथम शिक्षक को कक्षा कक्ष की विविधता अर्थात कक्षा के छात्रों में जो विविधता है, जैसे सामान्य, मंद बुद्धि, अक्षम बालक, विशिष्ट बालकों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही सामाजिक एवं बौद्धिक स्तर के अतिरिक्त उनके रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षण अभ्यास की दशा निर्धारित करनी चाहिए, जिससे वह उनके अनुरूप, छात्रों की विविधता के अनुरूप शिक्षण अभ्यास निर्धारित कर सके।
नेक्स्ट बिंदु है पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण से संबंधित निर्णय। तो यद्यपि पाठ्यक्रम का निर्धारण तो सरकार के द्वारा किया जाता है, किंतु पाठ्यक्रम से संबंधित तथ्यों को विस्तृत रूप से और विभिन्न सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हुए विभिन्न गतिविधियों के द्वारा छात्रों को उसमें सहभागी बनाते हुए शिक्षक किस प्रकार से छात्रों के सामने प्रस्तुत करेगा, ये उसका स्वयं का ही निर्णय होता है। और यह निर्णय लेते समय उसे छात्रों की निर्योग्यता, दिव्यांगता, उनकी विशिष्टता, आवश्यकता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3, कक्षा के छात्रों के अनुकूल समय सारणी का निर्माण। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले शिक्षक को छात्रों के मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उचित समय सारणी का भी निर्माण कर लेना चाहिए, जिससे शिक्षक को शिक्षण अनुदेशन देने में सुविधा होगी। नेक्स्ट स्टेप है उचित पाठ्य योजना का निर्माण। शिक्षक अनुदेशन की प्रक्रिया पाठ्य योजना के माध्यम से ही संपन्न होती है और इसी के द्वारा शिक्षक को यह पता चलता है कि उसे कब क्या करना है। समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्य योजना का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि उससे सामान्य, प्रतिभाशाली, अक्षम एवं दिव्यांग सभी की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, प्रत्येक छात्र की सहभागिता हो, छात्रों के लिए रुचिकर हो। यदि कक्षा के छात्रों में विविधता अधिक हो तब कक्षा को जो छात्र हैं, कक्षा के जो छात्र हैं उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके भी उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य योजना तैयार की जा सकती है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है अनुदेशन देना। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में 2 शिक्षक एक साथ अनुदेशन कार्य में संलग्न हो सकते हैं। एक विषय विशेषज्ञ होगा तो दूसरा शिक्षक समावेशी शिक्षा के विशेषज्ञ के रूप में अनुदेशन कार्य करेगा। अनुदेशन प्रक्रिया संचालित करते समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अनुदेशन का उचित क्रम। अनुदेशन देते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुदेशन की योजना बनाते समय और पाठ्य योजना का निर्माण करते समय उसने अनुदेशन देने के लिए जो क्रम निर्धारित किया था उसी क्रम के अनुसार अनुदेशन प्रदान करे। कब किसको कितना अनुदेशन देना है इस बात का विशेष ध्यान रखे। इसे छात्रों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि बनी रहेगी। अनुदेशन तार्किक क्रम में एवं स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए। अनुदेशन देते समय कुछ निम्नलिखित चरणों में अनुदेशन देना चाहिए। नंबर 1 है अनुदेशन के उद्देश्यों को बताएं। 2 है स्मरण या पूर्व ज्ञान को उत्तेजित करें, जिसे हम प्रस्तावना के स्तर पर करते हैं। 3 है अपनी राय बताएं। 4 है छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करें और 5 है प्रतिधारण में वृद्धि। नेक्स्ट है अनुदेशन की रणनीतियों का प्रयोग। अनुदेशन के लिए पूर्व निर्धारित रणनीतियों के अनुसार शिक्षण सामग्री जैसे CD प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, कंप्यूटर एवं विधियों का जैसे आगमन निगमन विधि या परिचर्चा विधि या प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है छात्रों के कार्य या प्रदर्शन पर निगरानी। अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों के प्रदर्शन पर भी निगरानी रखनी चाहिए। शिक्षक को यह देखना चाहिए कि छात्र अनुदेशन के अनुसार कार्य सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। छात्रों को यदि अनुदेशन समझने में या कार्य करने में जहाँ कहीं भी कठिनाई की अनुभव हो रही हो तो आवश्यकता अनुसार उसका समाधान करने का भी प्रयास करना चाहिए। और अब अनुदेशन का जो अंतिम तत्व है वो है अनुदेशन का मूल्यांकन। प्रभावी अनुदेशन प्रक्रिया का अंतिम घटक है अनुदेशन कार्य का मूल्यांकन करना। इसके माध्यम से यह ज्ञात होता है कि अनुदेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हुई है या नहीं। अनुदेशन में कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है। अनुदेशन का मूल्यांकन करते समय कुछ निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बालकों की विविधता को ध्यान में रखकर मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित करनी चाहिए। मूल्यांकन के तथ्य स्पष्ट होने चाहिए तथा किस उद्देश्य का मूल्यांकन किया जा रहा है यह भी पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, जिससे प्रत्येक छात्र के उपलब्धि स्तर का उचित ज्ञान हो सके। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया रुचिकर होनी चाहिए। उसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया में निरंतर सुधार करते रहना चाहिए और अंत में जिन छात्रों का अधिगम स्तर उच्च नहीं है
उनके सुधार के लिए उपाय करने चाहिए। तो इस प्रकार से जो उपरोक्त विवेचन है उससे स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी अनुदेशन के माध्यम से ही छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार किया जा सकता है, उनके अधिगम स्तर को उच्च बनाया जा सकता है। इसके लिए उपरोक्त वर्णित प्रभावी अनुदेशन की प्रक्रिया का अनुपालन एवं क्रियान्वयन करके छात्रों के प्रदर्शन में अपेक्षित सुधार करके शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा। इस प्रकार से प्रभावशाली अनुदेशन में वो सभी बातें आती हैं जो एक शिक्षक सामान्य कक्षा में पढ़ाने के लिए अपनी तैयारी करता है। जैसे विषय को कौन सा विषय पढ़ाएगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, वो उस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ाएगा, कौन कौन से टीचिंग मटेरियल्स, कौन से टीचिंग मेथड यूज करेगा, इन सब का वो निर्धारण कर लेता है। किंतु समावेशी शिक्षा में चूंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए उसे अपने टीचिंग या अपने शिक्षण की योजना बनानी होती है। उसी के अनुसार किसको कब कैसा इंस्ट्रक्शन देना है उसे देखना होता है और प्रत्येक छात्र उसके शिक्षण में रुचि ले, उसके अनुदेशन को समझे और छात्रों की जो भी योग्यताएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो उसके शिक्षण से पूरी हो, छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए वो अनुदेशन देता है, शिक्षण कार्य करता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।